हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग और ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 33rd। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट। यहाँ पर दिया होगा विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, किसकी मैचिंग गलत है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया ये किसका मेंबर है, ये रेड एल्गी। और यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स नहीं, यहाँ पर क्या है, नॉन मोटाइल स्टेज है। मोटाइल स्टेज इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। रेड एल्गी में मोटाइल स्टेज, चाहे वो वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, किसी में भी मोटाइल स्टेज नहीं है। तो इस वजह से यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स यहाँ पर गलत होगा। फ्लैजिला इसके लिए मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स सही है। ये पियर शेप्ड या पायरी फॉर्म है और लेटरली अटैच्ड यहाँ पर फ्लैजिला होगा, तो ये स्टेटमेंट सही। जेमा कप्स, ये मार्केंशिया में, ये जेमा कप्स यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये रिसेप्टिकल का काम करते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, जेमी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये भी ठीक दिया हुआ है। तो ये तीन यहाँ पर सही है, रॉन्गली मैच्ड हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पर भी रॉन्ग मैचिंग पूछी गई है। गिंगो फ्लावर, गिंगो किसका मेंबर है, ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। गिंगो बाइलोबा, इसे लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। तो यहां पर फ्लावर एब्सेंट, फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का करेक्टर है। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस, दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो ये यहां पर सही दिया हुआ है। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पर जीनोम है। मस्टर्ड, मस्टर्ड सिनर्जिड्स, ये सही है। मस्टर्ड में जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर एग सेल और ये दोनों सिनर्जिड साइड में, ये यहाँ पर एंटीपोडल्स और बीच में एक ये सेंट्रल सेल, और ये एग सेल और ये दोनों सिनर्जिड्स, ये मिलकर के बनाते हैं एग एपरेटस। तो यहाँ पर आंसर होगा रॉन्गली मैच्ड गिंगो फ्लावर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। वर्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। तो रेटिकुलेट वेनेशन किस में है, ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट है, डाइकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन। वर्ड एक चक्र के फॉर्म में, और ये किस में होगा, तो ये एल्स्टोनिया। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज। तो एंजियोस्पर्मिक आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लावर्स कैन बी सेफली प्रेस्ड, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये सही है। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए इनको यूज नहीं करते हैं। प्रेफर किया जाता है फ्लोरल पार्ट्स को, फ्लोरल फीचर्स को। और फ्लोरल फीचर्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि फ्लोरल फीचर्स स्पेसिफिक हैं, मतलब जितने पेटल्स होंगे, जितने सेपल्स होंगे, ये स्पेसिफिक होगा पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए या जेनरा के लिए। तो फ्लावर्स यहाँ पर आंसर होगा सेकंड, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विद, गलत है। फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, ये भी गलत। तो ना आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। चूज द करेक्टली मैच। टेंडन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं उसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है।
कार्टिलेज है, बोन है, लिम्फ है, ये सब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड। एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी गलत हो गया। एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, तो ये गलत हो गया। एरियोलर टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू सही दिया हुआ है। कार्टिलेज जो होगा ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी गलत। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। Inner lining of salivary duct, ciliated epithelium, moist surface of buccal cavity, glandular epithelium, tubular parts of nephrons, cuboidal epithelium, and inner surface of bronchioles, squamous epithelium. तो tubular parts of nephrons, cuboidal epithelium, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसके modifications हैं, जैसे PCT में, proximal convoluted tubule में, यहाँ पर कौन सा है, brush bordered cuboidal, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओवरऑल रीनल ट्यूब्यूल में देखा जाएगा तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पर है, तो ये एल्वियोलस में, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होना है, डिफ्यूजन लेयर का काम करती है ये, डिफ्यूजन बाउंड्री का, एल्वियोलस, और इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पर होगा, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये ग्लैंडुलर कॉलमनर, ये इंटेस्टाइन में, स्टमक में। सीलिएटेड एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स, गलत, तो आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट 107, इन मेल कॉकरोचेज स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल कॉकरोच में स्पर्म्स का स्टोरेज होता है ये सेमाइनल वेसिकल्स में। टेस्टिस, गोनेट्स हो गए, वास डिफरेंस यहाँ पर असेसरी डक्ट्स हो गई, और मशरूम ग्लैंड्स ये असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। Now we move to other question, question number 108. Assertion and reason टाइप का क्वेश्चन है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज नॉक्टर्नल ऑमनिवोरस हाउसहोल्ड पेस्ट, इट इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, ऑमनिवोरस मतलब प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन, दोनों तरीके के फूड्स ये कंज्यूम करता है। हाउसहोल्ड पेस्ट है, ये भी ठीक है। इट इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्थ, नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन possessing पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। तो ये दोनों में कॉमन है, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में भी दो हैं और ह्यूमंस में भी दो हैं, और हेपेटिक कॉमन है। फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, इसके अलावा यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम भी है। और ह्यूमंस में देखा जाएगा तो ह्यूमंस में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और इसके अलावा हाइपोफिजियल, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्ट ये भी कॉमन हो गया। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स भी दोनों में दो दो है, तो ये भी ठीक है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी ये सही हुआ। न्यूक्लिएटेड ह्यूमंस में कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड। तो आंसर विल बी थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, given below are two statements, amoebiasis is caused by multicellular pathogen। amoebiasis किसके द्वारा होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये है क्या, ये प्रोटोजोअन।
और ये कैसा मल्टी सेलुलर गलत हो गया, प्रोटोजोआ क्या होंगे, ये यूनिसेलुलर पैथोजन, और एक इस पार्ट को अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। कॉमन कोल्ड इज कॉल्ड बाय मल्टी सेलुलर पैथोजन, ये भी गलत हो गया। कॉमन कोल्ड किससे, वायरस, और वायरस कैसे होते हैं, ए सेलुलर। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये यहां पर गलत, ये भी गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। Which of the following statement regarding mitochondrial membrane is not correct? तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर जो होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होंगे क्रिस्टी। तो आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, ये पोरेंस प्रेजेंट है यहाँ पर, और पोरेंस की वजह से ही आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, मोर परमिएबल। The outer membrane is permeable to all kinds of molecules। तो यहाँ पर all kinds of molecules से मतलब जो मोनोमर्स के फॉर्म में है उससे है, तो ये ठीक है। The enzymes of the electron transfer chain are embedded in the outer membrane, ये गलत हो गया। Regarding mitochondrial membrane is not correct, तो more appropriate answer will be third, transfer chain are embedded in the outer membrane। ये कहाँ पर होती है, ये इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ पर सिचुएटेड होगी। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, ये भी ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट? तो सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कनेक्टेड हैं, और ये पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं इस तरह से, इनका नंबर होगा 9, ये पेरिफेरल डबलेट्स, और ये कनेक्टेड होते हैं रेडियल स्पोक्स से, रेडियल स्पोक्स का भी नंबर होगा 9। इस पूरे अरेंजमेंट को बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट। तो ये सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है। द ऑर्गेनाइज बीटिंग फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसमें कैल्शियम फ्लक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बीटिंग जो होती है वो जैसे नाव के चप्पू ओर्स सब एक साथ मूव करते हैं उसी तरह से मूवमेंट होगा, बट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम। तो ये गलत हो गया। सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, हॉलो होते हैं ये। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं ये, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। तो यहां पर पूछा गया था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। The given diagrammatic representation shows one of the categories of small molecular weight organic compounds in the living tissue. Identify the category shown and the one blank component X in it. तो ये जो यहाँ पर कंपोनेंट दिखाया गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये कौन सा सेकेंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये राइबोज हो गया। और यहाँ पर फॉस्फेट होता बट यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या, न्यूक्लियोसाइड हुआ। और न्यूक्लियोसाइड का यूरेसिल बेस, यहाँ पर ये क्या है, यूरेसिल। और इसका नाम क्या होगा इस न्यूक्लियोसाइड का, तो इसका नाम होगा यूरिडीन। जो पिरिमिडीन बेसेस हैं उनके जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो डीन से ख़त्म होते हैं, तो यूरिडीन। तो कोलेस्ट्रॉल गलत दिया हुआ है, ग्वानिन ये गलत हो गया। अमाइनो एसिड्स भी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं है। न्यूक्लियोटाइड होता तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए था 5 प्राइम पोजीशन पर, वो भी नहीं है। न्यूक्लियोसाइड है, आंसर होगा इसका
फोर्थ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल, और ये बॉन्ड यहाँ पर होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये किस में प्रेजेंट होगा, तो ये आरएनए में। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? तो लेसाइथिन, ए फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो लेसाइथिन जो है ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेसाइथिन का, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसमें क्या क्या है, ग्लिसरॉल प्लस यहाँ पर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट्स, प्लस यहाँ पर कोलिन। ये कंपोनेंट्स हैं इसके, पोलर हेड और ये टेल। तो टेल बनी होती है यहाँ पर फैटी एसिड की, बाकी जो पोलर हेड है वो ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड और कोलिन का। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। पामेटिक एसिड, यहाँ पर टोटल 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन, फैटी एसिड। एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड जो होगा ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, एडिनोसिन विद ए ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, गलत। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर होनी चाहिए थी विद फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एडिनोसिन, इसमें एडिनोसिन खुद ही न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर प्रेजेंट है, तो इसके साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये गलत है। एलेनिन, एलेनिन यहाँ पर अमाइनो एसिड कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, ये गलत है। एलेनिन में अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, लेकिन ये कहाँ पर होगा, अल्फा कार्बन पे। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया, आंसर करेक्ट हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? इनमें से सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पेराजीन एंड टायरोसिन। तो सिंपलेस्ट जो होता है ये ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड जो है ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन से, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको अमाइनो की वजह से इसको बोला जाता है एन टर्मिनल, इधर बोला जाएगा सी टर्मिनल, राइट हैंड साइड ये H और ये यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप। तो ग्लाइसिन में ये वेरिएबल ग्रुप जो होता है ये H से रिप्रेजेंट होगा, और इसी वजह से ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। ओनली अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिंपलेस्ट हो गया ग्लाइसिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? और यहाँ पे बात हो रही है कम्पिटिटिव इनहिबिटर की, चारों स्टेटमेंट्स कम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। कम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी इस एक्सिस पर, और इधर ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे। और अगर ये इनहिबिटर के प्रेजेंस में होगा तो इनहिबिटर के प्रेजेंस में यहाँ पर सेम Vmax अचीव करने के लिए हमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। मतलब यहाँ पर हाफ ऑफ द Vmax जो होगा वो ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर आएगा, तो इसी को बोलते हैं Km वैल्यू। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एकदम सही है, डज नॉट अफेक्ट द रेट, क्योंकि ये फ्री एंजाइम से बाइंड करता है। जो ऑलरेडी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है उसको तोड़ेगा नहीं, तो ये यहाँ पर सही। द प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज द Km, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। पहले वाली Km वैल्यू कौन सी थी, जो विदाउट अनइनहिबिटेड थी, वो ये थी, ये वाला ग्राफ विदाउट इनहिबिटर, और ये विद इनहिबिटर। तो यहाँ पर Km वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये सही है। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से ये रिवर्सिबल है
in competitive inhibition the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme, ये भी ठीक है। तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। chlorophyll A occurs in all photosynthetic autotrophs, in all higher plants, all oxygen liberating autotrophs, all plants except fungi। तो क्लोरोफिल ए को बोला जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट, और यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन यहां पर कौन से? जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजनिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स ये भी हैं, बट ये एनऑक्सीजनिक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, बट ये एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्लोरोबियम क्लोरोफिल है, which is different from chlorophyll A। तो all photosynthetic autotrophs ये गलत हो गया। in all higher plants ये भी गलत, क्योंकि कुछ पैरासिटिक वगैरह होंगे। all oxygen liberating autotrophs ये सही है। जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सब में ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई, यहाँ पर भी सारे प्लांट्स नहीं। तो 117 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। प्लांट्स अडॉप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव। तो जो लो लाइट इंटेंसिटी पर होंगे उनके पास लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज, और लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज का मतलब क्या हुआ कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर से जो मिलकर के बना होता है। इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना मॉलिक्यूल्स का बना होगा, और इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। एंटीना अगर बड़ा है इसका मतलब ये लार्जर कैप्चरिंग कर पाएगा, बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा सनलाइट का। तो इसलिए यहाँ पर लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट्स, ये सही है। हायर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देन द सन प्लांट्स, तो ये हायर रेट नहीं लोअर होगा। मोर एक्सटेंडेड रूट सिस्टम, ये भी गलत। और लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइंस, ये भी गलत है। यहाँ पर लार्ज थिन लीव्स होंगी। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट 118। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल्स। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। लेकिन यहां पर क्या है? पार्शियल ब्रेकडाउन। ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। यहाँ पर ग्लूकोज में 6 कार्बन, इसके पास रह जाते हैं 3 कार्बन, तो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑक्सीजन अवेलेबल है या अनअवेलेबल है। इसका अगर अनअवेलेबल है तो ये फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर ये TCA साइकिल, या इसी को बोला जाएगा क्रेब्स साइकिल, या इसी को बोलेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स वगैरह बनते हैं वो ETS में। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कोई एम्डेन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे, EMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस EMP। Now next question number 120. In which one of the following do the two names refer to one and the same thing? Krebs cycle, Calvin cycle। Calvin cycle क्या है? ये C3 साइकिल है। पहला प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनता है वो 3 कार्बन का बनता है।
क्रेब्स साइकिल ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जब रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होगा, प्लस यहाँ पर एंजाइम जो होगा वो साइट्रेट सिंथेज, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिट्रिक एसिड। तो पहले प्रोडक्ट के बेसिस पर इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स ने डिस्कवरी की थी तो क्रेब्स साइकिल भी बोला जाएगा। और इसमें यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो इसलिए इसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो आंसर सही होगा सेकंड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल एंड कैल्विन साइकिल ये अलग अलग हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एंड यूरिया साइकिल लिवर में होगी और इसे बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल भी। और ये क्रेब एंड हैंसलेट साइकिल। तो आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो यहाँ पर ओट के सीडलिंग पर ये काम किया गया था। ओट के सीडलिंग पर FW वेंट ने किया था और कैनरी ग्रास पर डार्विन ने फोटोट्रॉपिज्म पे। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, फादर एंड सन। तो ये जो लाइट की तरफ इसकी जो बेंडिंग हो रही थी किस वजह से थी, तो ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन जो था वो डार्कर साइड पर, इधर लाइट पड़ रही इधर अंधेरा होगा, ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट शो करेगा, डार्क साइड में आ जाएगा, ज़्यादा यहाँ पर सेल डिवीजन स्टिमुलेट कर देगा जिसकी वजह से ग्रोथ इधर ज़्यादा होगी तो ये बेंड हो जाता है लाइट की तरफ। इसी को बोलेंगे फोटोट्रॉपिक कर्वेचर। और ये किससे रिलेटेड था, ऑक्सीजन से। और ये जितना एंगल ये इतना कर्व होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पर। इसी के लिए टेस्ट जो था ये था अवेना कर्वेचर टेस्ट। ये बायो ऐसे है किसके लिए, ऑक्सीजन की एक्टिविटी के लिए, अवेना कर्वेचर टेस्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। तो यहाँ पर कॉमनली यूज हार्मोन कौन सा होगा टी प्लांटेशन में, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिएटिन और काइटिन। तो टी प्लांटेशन में प्रूनिंग करते हैं, या फिर यहाँ पर दूसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा, ये ओवरकम करता है अपाइकल डोमिनेंस को। अपाइकल डोमिनेंस क्या, अगर अपाइकल बड प्रेजेंट है तो वो लेटरल ब्रांचेस को ग्रो नहीं करने देगा, इनको सप्रेस करता है इनकी ग्रोथ को। तो इस अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन यहाँ पर कौन सा है, जिएटिन। आंसर होगा 122 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। The figure shows a diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function and or characteristic. तो A यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट है, ये कार्टिलेजनस रिंग्स। और कौन सा कार्टिलेज होगा ये हाईलाइन कार्टिलेज है, हार्ड है हाईलाइन कार्टिलेज। डी यहाँ पर क्या है, ये डायफ्राम। ये सी एल्वियोलस। और बी यहाँ पर ये प्लूरल मेम्ब्रेन। तो सी एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है, रिच वेस्कुलरिटी होती है, रिच कैपिलरी सप्लाई होगी जिसकी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। डी लोअर एंड ऑफ लंग्स। तो ये लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं, ये डायफ्राम है।
और pulls it down during inspiration. ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये कंप्लीट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। और इनकम्प्लीट किधर की तरफ होगा, ये डॉर्सल साइड में, इनकम्प्लीट है। और किधर की साइड ये इनकम्प्लीट होता है, तो डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पर ये रिंग्स प्रेजेंट हैं, तो ये डॉर्सल साइड पर। और बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, ये विसरल प्लूरा जो लंग से चिपकी होगी, विसरल प्लूरा, और एक होगी पैराइटल प्लूरा, और इनके बीच में होगी प्लूरल स्पेस, और इसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड होता है, और ये प्लूरल फ्लूइड रबिंग बचाता है किस पे, लंग्स पे। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये भी गलत। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन आरबीसी, ये भी ठीक है। बट मेन कहाँ पर इसकी एक्टिविटी है, मेन इसके आरबीसी में। CO2 जो होगा ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा, H2CO3 बनाएगा, यहाँ पर एंजाइम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बनेगा। H2CO3 ये डिसोशिएट हो जाता है H प्लस HCO3 माइनस में, और ये HCO3 माइनस जो होगा ये बाहर आ जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि एक निगेटिव आयन बाहर आया तो एक निगेटिव आयन अंदर जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और इसकी वजह से बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में पहुंचेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है। और कितना होता है ये, तो 70%। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस आप प्लाज्मा आरबीसी दोनों ठीक हैं। फ्रॉग रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ओनली लंग्स, ये गलत है। फ्रॉग में लंग्स भी हैं, लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके बाद गिल्स भी प्रेजेंट होती हैं टैडपोल स्टेज में, ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगी, और गिल्स के द्वारा जो होता है इसे बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। स्किन भी एक्ट करती है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्किन इनफैक्ट हर जगह, चाहे वो हाइबरनेशन में हो, एस्टिवेशन में हो, पानी में हो, या फिर लैंड पे हो, तो स्किन हर जगह रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेगी, और इस ये बोला जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इसके बाद यहाँ पर बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, तो बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो ये गलत हो गया। इन फिशेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स, ये ठीक है। तो A, B and D is correct. Now we move to another question, question number 125th. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ये किसके लिए होगा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होंगे ये गामा ग्लोबुलिन्स, ये डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज जो होते हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो होगा ये वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ज़रूरी है। तो अब करेक्ट मैचिंग हो गई, A इज सेकंड, B इज थर्ड, C इज फर्स्ट, 125 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट, ई न्यूक्लिएट का मतलब वहाँ से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। Which of the following statement is our most appropriate explanation for this feature? So they do not need to reproduce, गलत। They are somatic cells. They do not metabolize, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर भी होती है, लिविंग सेल है। हालांकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब एब्सेंट होंगे। तो दे आर ऑल देयर इंटरनल स्पेसेस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी की पूरी स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखे जाएं तो ओनली D इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि B एंड C होगा नहीं, सोमैटिक सेल्स हैं ये तो ठीक है, बट ये इसका रीज़न नहीं है।
और सी तो है ही नहीं, तो इसलिए थर्ड भी नहीं होगा। और सेकंड में भी दिया हुआ है ए सी एंड डी, तो ये भी नहीं है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, इस वजह से भी नहीं। तो आंसर ओनली फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्रोवाइड्स देयर एक्सप्लेनेशन। तो जो रिब्स हैं वो 7, 3 एंड 2 पेयर्स। 7 पेयर्स यहाँ पर ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ट्रू रिब्स क्यों है? क्योंकि ये डॉर्सल साइड में वर्टिब्री से और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से, तो इनको बोला जाएगा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। 3 पेयर्स जो होती हैं ये फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स रिब्स इसलिए क्योंकि ये स्टर्नम से ना जुड़ करके 7th के कार्टिलेज से जुड़ती हैं, तो इनको बोला जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और 2 पेयर्स जो हैं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। फ्लोटिंग रिब्स हैं तो ये सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ती हैं। तो आंसर क्या हुआ? 12 पेयर्स हैं और 7 पेयर्स यहाँ पर ट्रू रिब्स हैं। तो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 7। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, इसीलिए इनको बोला जाएगा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। Now we move to other question. Question number 128. Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? तो corpus callosum, communication between the left and right cerebral cortices, ये cerebral hemispheres हो गए और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। corpus callosum, corpus callosum क्या है? तो ये tract of fibers, white fibers का बना होता है। और ये कम्युनिकेट करेगा, तो ये ठीक है। यहाँ पर सेरेब्रम, कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल। होम्योस्टैटिक कंट्रोल क्यों? क्योंकि ये जो मेन रिफ्लेक्सेस हैं इनका सेंटर यहीं पर है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर, और यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए भी सेंटर यहीं पर है, वॉमिटिंग सेंटर भी यहीं पर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ये होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब हुआ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन सेंटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सेरिबेलम, सेरिबेलम किसके लिए है? तो ये बैलेंसिंग के लिए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन काम है सेरेब्रल का, तो ये बैलेंसिंग। आंसर होगा यहाँ पर रीजन इनकरेक्ट पूछा गया है, फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। तो ये एक्चुअली एंडोक्राइन एज वेल एज न्यूरल सिस्टम ये कोऑर्डिनेट करते हैं रेगुलेशन में, और दोनों ही एक दूसरे को वाइस वर्सा रेगुलेट करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सही है। जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बीच वाला ये इंटरमीडिएट लोब हो गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसके जो हार्मोन्स हैं इनकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, तो हार्मोन्स की सिंथेसिस भी यहीं पर होती है। एक्सोनली फिर ये ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ से सिक्रीट होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा यहाँ पर हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स ये भी सिंथेसाइज होते हैं, और ये फिर आकर के हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचते हैं और वहाँ से फिर ये हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये सब किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस। मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो किसको रेगुलेट कर रहा है? एंडोक्राइन को।
तो ये आधा पार्ट तो हो गया। अब एंडोक्राइन किस तरह से नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है, तो एंडोक्राइन से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कहाँ से आता है, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से, और इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। मतलब ये बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को तैयार करता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो 129 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर कौन सा, प्लेसेंटा, ईस्ट्रोजन। प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन हार्मोन्स तो आते हैं, बट इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, ये गलत फंक्शन दे रखा है। ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होगा, तो ये यूट्रस के साइज को बढ़ाएगा, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होगा प्रेगनेंसी के वक्त। कॉर्पस ल्यूटियम, ईस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम से मेन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन है और ईस्ट्रोजन भी आता है। एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ये प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन है, तो ये भी गलत। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स जो होते हैं ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे लेडिक सेल्स, और ये एंड्रोजन्स रिलीज करेंगे, इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है, ये यहाँ पर सही है। ओवरी, एफएसएच, तो ओवरी एफएसएच नहीं, ओवरीज एफएसएच कहाँ से आता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, ओवरी पर एक्ट करेगा। यहाँ पर दिया विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद इट्स हार्मोन, उसका हार्मोन, तो ये भी यहाँ पर गलत है। आंसर विल बी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीवेज का प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। यहाँ पर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन यूज किया जाता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, एंड सेडिमेंटेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ओनली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, तो ये भी गलत है। ऑटोट्रॉफिक जो यूज होते हैं वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक, एनारोबिक दोनों ही तरीके के ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक में जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में यूज होंगे, और एरोबिक जो होते हैं ये एरेशन टैंक में। बैक्टीरिया और फंजाई के जो फ्लॉक्स यूज होते हैं तो वो कैसे हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, तो ये हेट्रोट्रॉफिक। ये एनारोबिक जो होते हैं ये कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं। आर्कीबैक्टीरिया, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस, तो क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं ये क्लोज्ड फ्लावर्स हैं। दीज आर क्लोज्ड, हमेशा ही बंद ही रहेंगे, तो जब बंद रहेंगे तो कहीं बाहर से पॉलन आएगा नहीं, तो ये इनवेरिएबली ऑटोगेमी शो करेंगे, ऑटोगेमस होंगे, ठीक है। जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन। जीनोगेमी में क्या होता है, जीनोगेमी में फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, तो यहाँ से पॉलन निकलेगा, ये यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ से पॉलन रिलीज हुए और इसके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो इसको बोला जाएगा जीनोगेमी।
तो जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन, ये गलत हो गया। विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, ओनली गलत। चैस्मोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, चैस्मोगेमस ये नॉर्मल फ्लावर्स हैं जो ओपन होते हैं, ब्लूमिंग शो करते हैं, तो ये गलत हो गया। जीटोनोगेमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट वाला जो होता है ये जीनोगेमी कहलाता है। जीटोनोगेमी में फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट जो होगा वो सेम होगा। यहाँ से अगर पॉलन निकल करके यहाँ के स्टिग्मा पर पहुँचेगा तो इसको बोला जाएगा जीटोनोगेमी, और अगर यहाँ से निकल कर इसी की स्टिग्मा सेम फ्लावर सेम प्लांट पर, तो इसको बोला जाएगा ऑटोगेमी। तो आंसर हुआ यहाँ पर ऑलवेज ऑटोगेमस फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133. Even in absence of pollinating agent, seed setting is assured in absence of pollinating agent. पॉलिनेटिंग एजेंट अगर नहीं भी है तब भी सीड का फॉर्मेशन सुनिश्चित है, तो वो किस में होगा, ये क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स में। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो बिल्कुल भी खुलेंगे ही नहीं, ब्लूमिंग होगी ही नहीं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्लीस्टोगेमस और दोनों तरीके के फ्लावर्स जिसमें वायोला में है और कॉमेलाइना और ऑक्सैलिस, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कॉमेलाइना। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 134. कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, तो ये स्पर्म के ऊपर जो कोटिंग सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाएंगे जब वो मूव करेगा असेसरी डक्ट से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यहाँ पर मैचुरेशन है, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा, कोटिंग सब्सटेंसेस रिमूव कर दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, आंसर विल बी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 135. Identify the human development stage shown as well as the related right place of its occurrence in a normal pregnant woman and select the right option for the two together. तो ये आउटर मोस्ट लेयर दिखाई हुई है, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गई, और ये यहाँ पर इनर सेल मास। इनर सेल मास ही यहाँ पर फ्यूचर एम्ब्रियो का काम करेगा, ये चेंज होगा फ्यूचर एम्ब्रियो में। ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर इसका न्यूट्रिटिव रोल है, प्लस ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो डेवलपमेंटल स्टेज, तो ये यहाँ पर ये कैविटी है ब्लास्टोसील, और ये स्टेज है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बोल सकते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज में अगर देखा जाए तो जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर मारुला, मारुला के बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, और इसके बाद आता है गैस्ट्रुला। तो लेट मारुला, मिडिल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन भी गलत है और इसका अकरेंस भी गलत दिया हुआ है। लेट मारुला अगर होगा तो ये मारुला स्टेज होती है फोर्थ डे पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये यूट्रस में पहुंच चुकी होती है। ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्लास्टुला स्टेज तो सही है बट ये एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब गलत है, ये यूट्रस में पहुंच जाएगी 7th डे पर, ये इम्प्लांट हो जाती है 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये इम्प्लांट होगी। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो थर्ड दिया हुआ है ब्लास्टोसिस्ट और साइट ऑफ अकरेंस यूट्राइन वॉल, ये सही है। 8 सेल मारुला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब गलत, क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर्स हैं, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड।
So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Alice sir. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं आपको 136 से 170 करा रहा हूँ और आपको पता है हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 33 का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास मैचिंग है और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा, बताना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको बताना है सही मैचिंग। तो मोन्स प्यूबिस आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आएगा, ये हो जाएगा थर्ड। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, है ना। और आपको पता है एंट्रम, एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कोरोना रेडिएटा एंड मेम्ब्रेना ग्लोरोसा के बीच, और ये आपके पास दिखाई देगी ग्रेफियन फॉलिकल में, तो ये हो जाएगा 4। और नाभिन कर्ण क्या होता है, नाभिन कर्ण होता है डबल हेलिकली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस। तो नाभिन कर्ण जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा स्पर्म में, और ये हो जाएगा आपके पास डी का हो जाएगा सेकेंड। और ट्रोफोएक्टोडर्म वो टिश्यू होता है जो सबसे पहले डिफरेंशिएट होता है इम्प्लांटेशन से पहले प्लेसेंटल मैमल में, तो ये आपके पास ट्रोफोएक्टोडर्म हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आपके पास थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, तो इस तरह से आंसर आपके पास सेकेंड बन जाएगा 136 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग करेक्टर्स which one was not considered by Mendel in his experiment on P। तो उन्होंने ट्राइकोम्स को लिया क्या अपने करेक्टर्स में, नहीं, ट्राइकोम्स को नहीं लिया। सीड को लिया, ग्रीन और येलो लिया, पॉड को लिया, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड लिया, स्टेम को टॉल और डॉर्फ लिया, बिल्कुल। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया ये वाली बात गलत है, 137 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, Which of the following pairs is wrongly match? इस wrongly match वाले पेयर को बताना है, तो बताएं कि भाई क्या लिखा है, स्टार सिंथेसिस इन पी, स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स। तो स्टार सिंथेसिस इन पी जो है ना, मल्टीपल एलील का फिनोमेना नहीं, मल्टीपल एलील तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात की जाती है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस शो करता है, ये बात सही है, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग नॉर्मल कोडोमिनेंस भी, नॉर्मल मतलब कंप्लीट डोमिनेंस भी, और आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलील्स का भी फिनोमेना शो करता है। एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में होता है, ये बात सही है, और यहाँ पर हेट्रोगैमेटी मेल में देखने को मिलती है। मेल ही इंसेक्ट डिसाइड करता है होने वाले बच्चे का जेंडर। लिखा हुआ है टीएच मॉर्गन ने टर्म दिया लिंकेज, ये बात सही है। रॉन्गली पेयर्ड आपके पास 138 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लो, अ वुमन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन, वन ऑफ दी हर क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर एक्स लिंक कंडीशन है, ठीक है। फिर लिखा है दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। तो आप बताइए, अगर कोई एक्स लिंक डिजीज है, कोई एक्स लिंक डिजीज है तो वो कहां जा सकती, तो एक्स लिंक डिजीज है तो वो जा सकती है मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन एक्स लिंक डिजीज ज्यादा जाती है मेल में। क्यों? मेल इसके मोर होंगे देन द फीमेल, फीमेल लेस होती। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव में जो फीमेल्स होती हैं उसमें एक कैरियर फीमेल का भी ऑप्शन होता है कि भाई एक फॉल्टी जीन है लेकिन वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगी, लेकिन मेल में कैरियर जैसा कोई फिनोमेना नहीं होता, तो मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देन द फीमेल। तो लेकिन आपको फीमेल में भी ये एक्स लिंक्ड डिजीज जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फीमेल में ये डिजीज कैसे जाती है, तो कहते हैं कि फीमेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जाने का रीजन है, मतलब कम से कम फादर क्या हो, फादर हो उसका अफेक्टेड फादर हो, एंड जो फीमेल में बीमारी जाएगी या तो कैरियर फीमेल हो, कम से कम कैरियर फीमेल हो, या फिर डिजीज्ड अफेक्टेड फीमेल हो, तो ये चली जाएगी किसमें, फीमेल में। तो फीमेल में बीमारी जाने के लिए कम से कम फिनोमिना ये है कि फादर अफेक्टेड होना चाहिए और फीमेल कैसी हो, कैरियर, तो फीमेल क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी।
वैसे तो क्वेश्चन का आंसर 139 का 4 होगा, ये दोनों में जा सकती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और लिंकेज। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो कि एक्स लिंक्ड है, बिल्कुल नहीं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो होता है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, वो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर थोड़ी ना है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम प्लस एक्सो, ये भी बात गलत है, क्योंकि आपके पास डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 44 ऑटोसोम नहीं होते, इसमें होते हैं 45 ऑटोसोम और होते हैं XX या फिर XY। तो आपको 47 क्रोमोसोम है जिसमें 44 ऑटोसोम नहीं होते। क्लाइनफेल्टर में 44 ऑटोसोम होते हैं और ट्राइसोमी जो होती है वो X क्रोमोसोम की हो जाती है। ट्राइसोमी किसकी हो जाती है, X क्रोमोसोम की, ये बात सही है। कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्ड डिजीज नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस जो है X लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है, X लिंक्ड रेसेसिव। तो सही बात तो 140 का थर्ड आएगा। 140 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन, और वो भी कौन सा हिस्टोन, H1 हिस्टोन विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। आपको पता है कि सोलेनॉइड मॉडल के द्वारा क्रोमोसोम की पैकेजिंग की बात की गई यूकैरियोट्स में, जिसमें कहा गया H2A, H2B, H3, H4 के दो मॉलिक्यूल मिलकर एक स्फेरिकल बॉडी ऑक्टामर बनाएंगे। ऑक्टामर यूनिट के अलावा हिस्टोन आपको एक और चाहिए होता है कि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए जो लिंकर होता है, तो उस लिंकर पर पाई जाने वाली प्रोटीन जो कि है हिस्टोन, जो कि है H1 हिस्टोन, तो उसका एसोसिएशन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए द डीएनए कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। ये बात सही है कि भैया यहां पर कंडेंस्ड हो गया, न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए H1 चाहिए, और डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज नहीं, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग नहीं। तो आंसर आपके पास सेकंड सही है, 141 का सेकंड। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू। आपको ट्रू बात बतानी है स्टेटमेंट में। सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो तुम्हें यह सेंट्रियोल लग सकता है, यह सेंट्रियोल नहीं लिखा है, यह सेंट्रोमियर लिखा हुआ है, यहां पर सेंट्रियोल होना चाहिए था, गलत हो गया। द जीन इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरीबॉडी सेल्स, ये बात सही है, क्योंकि हर सेल का जीन का मतलब डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम है, जीन सब में सेम है, बट वो जीन आपका काम कहां कर रहा है, तो वो पैनक्रियाज में जाकर काम कर रहा है। कहने का मतलब सारे जीन जो प्रेजेंट होते हैं हर सेल में, मतलब ऑन हो या हर सेल में ऑफ हो, ऐसा जरूरी नहीं, उन्हें रेगुलेट रखा जाता है, जहां पर उनका काम लेना है वहां पर वो ऑन होंगे, बाकी जगह पर ऑफ होंगे। वैसे जीन तो हर सेल में प्रेजेंट होगा, ऐसा मत समझना जीन आर प्रेजेंट इन ओनली पैनक्रियाटिक सेल्स, नो। न्यूक्लियोसोम फाउंड ऑफ ओनली न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली न्यूक्लियोटाइड। तो ये वाली बात भी गलत है यार, मतलब न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ओनली बाय न्यूक्लियोटाइड, नो। तो न्यूक्लियोटाइड आपके पास बना होता है शुगर, फॉस्फेट और बेस का। डीएनए कंसिस्ट कोर ऑफ 8 हिस्टोन, तो डीएनए के 8 हिस्टोन थोड़ी ना होते हैं, वो तो आपके पास हिस्टोन के टाइप है। ठीक है, तो आप यहां पर सही जवाब निकालोगे तो 142 का 2 आ जाएगा। अगला, जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड डबलेट होता है, सिंगलेट होता है, नॉट डिफाइंड। तो जेनेटिक कोड आपको पता है 3 बेसों से मिलकर बना होता है, ट्रिपलेट होता है, इस बात को बताया था फिजिसिस्ट जॉर्ज गैमो ने, और बताया था कि एक जेनेटिक कोड जो होगा वो 3 बेस से मिलकर बनेगा। जब ऐसा हम देखते हैं कि एक जेनेटिक कोड अगर 3 बेस से मिलकर बना होता है, तो चूंकि 4 बेस होते हैं 4 तरह के और 3 से मिलकर बनेगा, तो 64 जेनेटिक कोड बन जाएंगे। और 64 जेनेटिक कोड में 61 जेनेटिक कोड ऐसे देखे जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को लेकर आते हैं, मतलब अमीनो एसिड के लिए होते हैं, और उसी को हम सेंस कोडॉन कहते हैं, सेंस कोड। और 3 ऐसे होते हैं जो नॉन सेंस कोड कहलाते हैं। नॉन सेंस मतलब टर्मिनेशन कोडॉन इनका दूसरा नाम,
इसके नाम पर होता है UAA, UGA, UAG। ये आपके पास वो कोडॉन है जो किसी तरह के अमीनो एसिड को लेकर नहीं आते। और ये बात बताई किसने थी? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो जो कि क्या साइंटिस्ट, किस फील्ड के साइंटिस्ट थे? फिजिसिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना बेटा। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। तो मोरल और ट्रफल्स आपके पास एडिबल फंजाई हैं, एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा हुआ है क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलॉइड, जैसे कि LSD, लाइसर्जिक एसिड, डायथिलमाइड। तो बिल्कुल क्लेविसेप्स परपुरिया से मुझे इस तरह के हेलोसिनोजेनिक ड्रग भी मिल जाते हैं। कोनिडिया इज प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजेनसली, बिल्कुल सही है क्योंकि एस्कस के अंदर होंगे। और ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड इज कॉल्ड हाइफी, नहीं, गलत बात। ईस्ट फिलामेंटस नहीं होता, नॉन फिलामेंटस होता है। और आपको पता है ईस्ट सिंगल सेल का होता है, तो वही फिलामेंटस कैसे बनाएगा? तो ये जो गलत जवाब है वो आपके पास 144 का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बताओ। लिखा हुआ है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत। इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नो, इसका किंगडम तो प्रोटिस्टा है। फिर लिखा हुआ माइकोप्लाज्मा हैव DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल, तो ये वाली बात गलत है, ये विदाउट सेल वॉल की बात सही है। क्या बात सही है? विदाउट सेल वॉल। फिर लिखा हुआ साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, तो सही बात है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और वो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक है। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी ऑक्सीजनिक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी कैसी है? ऑक्सीजनिक। कैसी है बेटा? ऑक्सीजनिक है। तो ये वाली बात सही है। आंसर 145 का 4 हो जाएगा। 145 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है कि भैया मैचिंग है, आपको मैच करानी है पाइला। पाइला आपको देखो तो एप्पल स्नेल मोलस्का है और मोलस्का के पास एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जो कि रेडुला होता है। ए का मुझे थर्ड मिल गया, तो थर्ड यहां पर नहीं है, बाकी ऑप्शन बना लो। बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई जो है वो आपके पास आर्थ्रोपोडन है और आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4 यहां नहीं दिया, बी का 4 यहां नहीं दिया, आंसर इस पे आप पर सेकंड बन गया। देख लेते हैं फिर भी। प्लूरोब्रैकिया जो कि आपके पास एक है टीनोफोरन, कॉम्प्लेट्स पाई जाएंगी, सेकंड, सी का सेकंड है यहाँ पर। और टीनिया सोलियम जो कि आपके पास एक्सक्रीटरी सेल, फ्लेम सेल पाई जाएगी क्योंकि ये प्लेटी एल्मंथस का है, तो आंसर सेकंड ही सही है। अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, किसके रिगार्डिंग? फाइलम कॉर्डेटा के। तो लिखा हुआ यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड वो टेल रीजन में पाई जाती है, ओनली लार्वल स्टेज में। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो बिल्कुल पाई जाती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड भी पाई जाती है, एडल्ट में भी पाई जाती है, बस वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, क्योंकि आपके पास नॉन कॉर्डेट में यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व कॉर्ड के फॉर्म में था, जो कि वेंट्रल था, जो कि डबल था, और कैसा था? हॉलो था या सॉलिड था? तो वो सॉलिड था, बाद में हॉलो हो गया, ये बात सही है। फिर लिखा कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, जिसमें हेमिकॉर्डेट तो नहीं आता, हेमिकॉर्डेट तो अलग, तो आपके पास चौथा वाला गलत हो गया, बी और सी ऑप्शन सही। 147 का सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, 147 का सेकंड। अगला देखिए, लिखा हुआ मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
तो एप्टिनोडाइट को आप क्या कहते हो? तो अगर मैं यहां पर मैं सरल पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं। तो अगर मैं डी का थर्ड देखूं तो क्या एक से ऑप्शन मिल जा रहा है? डी का थर्ड यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। फिर टैरोफिलम है ना, और एप्टिनोडाइट्स किसका नाम होता है बता दो? तो एप्टिनोडाइट्स नाम होता है पेंगुइन का। बोलो भैया, एप्टिनोडाइट्स की अगर बात करी जाए तो ये नाम होता है पेंगुइन का। तो ये हो जाएगा 4। तो ए का 4 यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, ओ एक ही दिया हुआ है। तो बी का फर्स्ट मतलब फ्लाइंग फर्स्ट टेरोपस और टेरोफिलम एंजल फिश। आंसर 4 बन जाएगा। 148 के बाद 147 मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। असर्शन है, देखो जो मेंबर है फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेट्स possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. बिल्कुल सही है, क्योंकि नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं और फिर बाद में नोटोकॉर्ड या तो कार्टिलेजिनस या बोनी आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। सेशन सही है। फिर लिखा है दस ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स। गलत बात, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। असर्शन सही है, रीजन गलत है। 49 का फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर से मैचिंग है और मैचिंग आप मिलाएंगे तो बताइए मैचिंग आप कैसे मिलाएंगे? तो जाइगोमॉर्फिक को आप किससे मैच कराओगे? तो जाइगोमॉर्फिक आप किससे मैच कराओगे? आप कुकुम्बर से मैच कराना। ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का क्या हो जाएगा? 4। और ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है। आंसर क्या थर्ड बनना चाहिए? आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। सही बात या गलत बात? तो ए का 4 नहीं होगा, क्योंकि जाइगो 4 मतलब जो ना जाइगोमॉर्फिक आपके कुकुम्बर में नहीं होता। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी गुलमोहर और केसिया में। तो ये वाली बात आपके पास थर्ड हो जाएगी। ए का थर्ड इससे बन रहा है, हाँ ए से बन गया है, ए का थर्ड हो जाएगा। बी का फर्स्ट देखिए हाइपोकाइनस कंडीशन मस्टर्ड में। फिर सी पेरिकाइनस कंडीशन रोज प्लम पीच में सेकेंड, और एपिकाइनस कंडीशन आपके पास हो गया कुकुम्बर में। तो इस तरह से आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। लिखा हुआ है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रोज, पी, कॉटन, मैंगो। तो रोज आपके पास किस में आ जाएगा? तो रोज प्लम पीच हम पेरिकाइनस से ले जाएंगे। ए का सेकेंड यहां नहीं है, यहां नहीं। फिर पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मार्जिन्स में अटैच होता है आपका प्लेसेंटा और उसी की वेंट्रल रिजेस पर आपके सीड लगे होते हैं। कॉटन आपके पास ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा, है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट। और मैंगो ड्रूप फ्रूट कहलाता है। आंसर बना लो। सेकेंड 4, सेकेंड के पास 4 नहीं आया, तो आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्कुलर बंडल। ठीक है, फिर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक, तो इन द रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर, जिसे हम कह रहे हैं along द डिफरेंट रेडियाई। तो रूट की बात करी जाए, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रेडियाई पर पाए जा रहे हैं, डिफरेंट रेडियाई पर। यह बात सही है, इसी को हम कहते हैं रेडियल कंडीशन। क्या कहते हैं? रेडियल कंडीशन। आपका कॉन्जॉइंट में वेस्कुलर बंडल डू नॉट पॉसेस कैम्बियम, तो अगर वो क्लोज है तो कैम्बियम नहीं पाया जा रहा, ये बात सही है। ओपन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम, ये भी बात सही है। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम पॉसेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो आपके पास डाइकॉट में स्टेम में एंडार्च कंडीशन ही पाई जाती, क्योंकि एक्सार्च कंडीशन तो रूट में होती। तो मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, ये भी बात सही है भैया, क्योंकि इसी को हम तो पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं।
तो ये सारी बातें तो सही लग रही है, आंसर तो 4 होना चाहिए। 152 का 4, सारी बातें सही है। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शोज पॉलीआर्च। पॉलीआर्च से आपको समझ आ गया कि तुम क्या हो, मोनोकॉट। फिर लिखा रेडियल कंडक्शन, रेडियल, और रेडियल से समझ आ गया कि तुम रूट हो, और रूट में ही एक्सार्ज कंडीशन भी पाई जाती है। तो आप यहां पर देखिए क्या निकालोगे, तो मोनोकॉट रूट आंसर बनेगा ना, डाइकॉट रूट नहीं होगा। ये देखिए आंसर आपके पास, क्वेश्चन पूछा जाए आ गया, ठीक है। और एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल की बात कर रहा है वो, आपको उसी से पॉलीआर्च और रेडियल से ही समझ आ गया कि मोनोकॉट रूट के बारे में बात है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टॉक्सिन में एब्रिन आएगा, नहीं। टॉक्सिन में कौन आएगा, रिसिन और एब्रिन। अरे हाँ, रिसिन और एब्रिन आ जाएगा। तो देखो रिसिन और एब्रिन आते हैं टॉक्सिन में, ये बात सही है। लैक्टिन में कौन कैनाबिलिन ए आता है। ड्रग में रिसिन नहीं आता। ड्रग में कौन आएगा, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, ये ड्रग में आ जाएंगे। एल्कोलॉइड्स आपके कोडोन, कोडीन, ये भी सही है क्योंकि इसमें आएगा मॉर्फिन, कोडीन, जो कि आते हैं कम्स अंडर एल्कोलॉइड। तो आपके पास गलत जवाब क्या हो गया, थर्ड, इनकरेक्ट पूछना था। 154 का थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द टाइप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टाइप बताना है। म्यूचुअलिज्म दोनों पार्टी बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। कंपटीशन दोनों पार्टी हार्मफुल इंटरेक्शन है। पैरासिटिज्म एक पार्टी पॉजिटिव और एक नेगेटिव। प्रिडेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, और एमेंसेलिज्म में एक नेगेटिव एक जीरो। सारे के सारे तो हैं, सारे के सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। अगला देखिए, व्हाट इज एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। ये टर्म कहां सुने आपने, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। ये एक तरह के एज पिरामिड है ना। एक्सपेंडिंग कब होगा पॉपुलेशन, जब प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा देन द रिप्रोडक्टिव। स्टेबल कब, जब आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर बराबर हो। पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर ज्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर कम और रिप्रोडक्टिव के ज्यादा, तो ऐसे में आपके पास डिक्लाइनिंग होगा। ये एक तरह का एज पिरामिड है, ये एनर्जी का फ्लो नहीं है, ये एक तरह का क्या है, एज पिरामिड। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट रिमूव्ड इन द वेसेक्टमी। वेसेक्टमी मतलब मेल नसबंदी, इसे हम किसे कट करते हैं, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। तो ये एपिडर्मिस को कट नहीं कर रहा है, रीटे टेस्टिस को नहीं, इजैकुलेटरी डक्ट को नहीं, वास डिफरेंस को। 158 बताइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है किसके रिगार्डिंग, मियोसिस 1। तो देखो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनना जाइगोटीन, मियोसिस में आएगा। बाइवेलेंट भी जाइगोटीन में बनेगा, मियोसिस 1 में आएगा। चियाज़मेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर की बात करी जाए, डिप्लो में आ जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर मियोसिस 1 में नहीं आएगा, ये आएगा या तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में या फिर एनाफेज 2 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4। 159 बताइए, लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का अमीबॉइड मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है। स्केलेटल मसल इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, तो हॉलो विसरल ऑर्गन में स्केलेटल मसल नहीं होते, स्मूथ मसल होते हैं। कौन होते हैं, स्मूथ मसल। विसरल मसल इनवॉलेंट्री मसल है, ये बात सही है, स्पिंडल शेप के हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड है और उस पर स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलती। 40-50% आपके पास बॉडी का वेट जो है वो मसल्स के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, ये सही है। तो 159 का जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंड। अगला देखिए 160, विच क्रेनियल मेनिंजेस इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू से कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब सबसे इनर की बात कर रहा है। तो सबसे इनर पाई कौन जाती है, पायामेटर। फिर मिडिल में कौन होगा, वो होगा अरेक्नॉइड, और फिर बाद में आउटर कौन होगा, वो हो जाएगा ड्यूरामेटर। तो जो आपके सबसे अंदर वाली बात है तो वो पायामेटर की है। आंसर क्या बन जाएगा 160 का थर्ड। अगला देख लो, पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन।
PCT also helps to maintain pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate by absorption of bicarbonate from it। बिल्कुल बात सही है। कह रहा है स्टेटमेंट 2 में अगर फॉल हो जाए GFR कैन एक्टिवेट जेजी सेल, ठीक है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, रिलीज करेंगी रेनिन को। यहां पर निकोटीन लिखा हुआ है, गलत जवाब। किसे रिलीज कराएंगी? रेनिन को। रेनिन एंजियोटेंसिन और को पहले एक्टिवेट करेगा, एल्डोस्टेरोन के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर को बढ़वा देगा। गलत जवाब हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और 2 इज फॉल्स। तो आपके पास सेकंड हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और जबकि स्टेटमेंट 2 जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो जवाब है 161। ठीक है, चलो अगला देखो। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकाल लेते हैं। चलो, लिखा हुआ है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना या आरएनए से आरएनए का बनना, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना है तो डीएनए पर डिपेंड करेगा, आरएनए से बनवाएगा। ट्रांसलेशन में राइबोजाइम सही है ना। और ट्रांसलेशन में मतलब एमआरएनए पर कुछ ऐसा रीजन भी होता है जो ट्रांसलेटेड नहीं होता, उसे हम यूटीआर कहते हैं। तो यहां पर ए के सामने फर्स्ट, बी के सामने सेकेंड और सी के सामने थर्ड भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो आंसर देख लो, ए का फर्स्ट यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, आंसर आपके पास सेकेंड 162 का। अगला लिखा हुआ व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि एक्सप्लांट से जो भी आप पूरा का पूरा प्लांट बना सकें, टोटीपोटेंसी पर बेस्ड होता है। फिर लिखा है इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एक्सप्लांट, और ये बात है 1950s की। किसकी बात है? 1950s की। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। चलो ये देखो लाइन देखिए, द डेस डेस आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ फूड, firewood, fire, construction material, industrial product and product of medicinal importance। तो कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करें? तो कहा जाता है कि हमसे उससे डायरेक्ट फायदे मिलते हैं। नैरो यूटिलिटेरियन देखें तो हमें फूड मिल रहा है, हमें घर के लिए लकड़ी मिल रही है, फायरवुड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, डायरेक्ट फायदे। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में बात करी जाती है कि हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बायोडाइवर्सिटी से प्लांट एनिमल जो है ना हमारे लिए पॉलिनेशन करते हैं, हमारे फूड बनाते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और अगर मैं बात करी जाए तीसरा इथिकल, जो आपको नेचर ने दिया है, आपका दायित्व बनता है आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ कर जाएं, आप उसे बर्बाद करके ना जाएं। तो कहने का मतलब ये आपके डायरेक्ट फायदे हैं और डायरेक्ट फायदे आपके इथिकल में नहीं, नैरो यूटिलिटेरियन में आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट। अगला, हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे हम प्रोब कहते हैं, और उसे हाइब्रिडाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से और इनटू अ क्लोन सेल फॉलोड बाय डिटेक्टिंग। उन्हें हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो भाई साहब आपको फोटोग्राफिक फिल्म पर देखना है तो उसके लिए आपको करना है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करनी है? ऑटो रेडियोग्राफी करनी है। आंसर आपके पास सेकंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग करेक्ट बात बतानी। लार्जली डिकम्पोजिशन जो है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, बिल्कुल है, क्योंकि एरोबिक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन। स्टेप 5 होते हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन क्विकर जल्दी होता है इफ डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजनस एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर, क्योंकि अगर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, अगर उस पर लिग्निन का डिपोजिशन हो, काइटिन का डिपोजिशन हो, सेलुलोज हो, तो वो स्लो हो जाएगा। लिखा हुआ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल,
दोनों बातें, क्लाइमेटिक फैक्टर अगर ऑक्सीजन ना हो तो अफेक्ट करेगा डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर अगर सही ना हो लो टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। बेस्ट टेम्परेचर जो है डिकम्पोजिशन के लिए लगभग 25 या उससे थोड़ा बहुत डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। तो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर भी काम करते हैं, टेम्परेचर भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है ना। तो आपको जैसे कि आपके मॉइस्चर भी कर रहा है, जहाँ पे मॉइस्चर ड्राई एरिया होता है वहाँ डिकम्पोजिशन स्लो होता है। तो ये सारी बातें सही हैं डिकम्पोजिशन के लिए। 166 का 4। अगला, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पॉपी प्लांट? आपको पता है पॉपी प्लांट से मॉर्फिन मिलेगा, कोडीन मिलेगा, स्मैक मिलेगा, अफीम मिलेगा। और आपको पता है उस पॉपी प्लांट का नाम पैपेवर फैल्सीपेरम नहीं, कोका नहीं, पैपेवर सोमनीपेरम होता है, पेपरबेरेसी फैमिली का। 168 क्या लिखा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इकोसिस्टम से हर्बीवोर, मोलस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम सही है, हर्बीवोर्स इंसेक्ट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सही है, टॉप कार्निवोर में मोलस्क नहीं आएगा, गोट आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा क्योंकि वो हर्बीवोर्स है। तो आंसर गलत आपका 168 का थर्ड। 168 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। 169 लिखा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लाइस, टिक्स एंड कोपोड। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक्टोपैरासाइट है। क्या है? एक्टोपैरासाइट। अब बना लो ऑप्शन। ऑल आर पैरासाइट सही है, ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल ये भी सही है। ये एंडोपैरासाइट है गलत, ये एंडोपैरासाइट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर है नहीं। तो आंसर ए और बी हुआ ना, ए और बी। और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। देखिए टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ठीक है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए विद रिफर्स टू आवर इनिशियल टीआरएनए। तो बात आपको पता है कि भैया फर्स्ट जेनेटिक कोड एयूजी होता है, तो फर्स्ट वाला टीआरएनए लेकर आएगा मेथियोनिन को जो शुरू भी कराएगा, तो वो इनिशिएटर टीआरएनए के तौर पर काम करेगा। और हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है। लाइन बिल्कुल करेक्ट। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए और जो कि 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये बात भी बिल्कुल सही। तो 170 का आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 170 का आंसर 4 बन जाएगा। 170 का आंसर क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मेरे से 136 से लेकर 170 तक क्वेश्चंस कर लिए। और इसके बाद के क्वेश्चन के लिए आप स्वागत करिए विक्रम सर का, जो आपको 171 से लेकर 200 तक क्वेश्चंस कराएंगे। हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे थे FST 33 का, और अभी भी बहुत सारे FST बाकी हैं। आपके नीट में जो दिन बचे हुए हैं वो लगभग 110 मतलब लगभग 105 डेज बचे हुए हैं ओनली। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप जो है ना अपनी तैयारी को और बूस्टअप करें, पढ़ते रहें, अपने एम को क्लियर रखें, अपना खूब सारा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सर्विस 33 का, जो कि 19 जनवरी 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर ये हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेन सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बहुत वेल और शानदार एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 से लेके 200 तक की जर्नी। सबसे पहला सवाल आपके सामने से द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको बताया गया था कि सर इम्यूनिटी है क्या चीज। इम्यूनिटी कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। ठीक, अब एक जैसे बच्चा माँ के पेट से सबसे पहले पैदा हुआ, जो इम्यूनिटी वो लेके पैदा होता है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो चीज़ें उसके पास रहती हैं। और इस इनेट इम्यूनिटी की कई प्रकार की टाइप थी, उसमें से एक फिजिकल था, दूसरा फिजियोलॉजिकल था, तीसरा सेलुलर था, चौथा साइटोकाइन था। तो ये सब जितनी इम्यूनिटी दी हुई है ये सब के सब इनेट की टाइप है। ठीक, अब इसका एग्जांपल फिजिकल वेरिएंट में हमारी ये स्किन है, म्यूकस कोटिंग ऑफ गैस्ट्रोस्टोमाटिक ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है। और फिजियोलॉजिकल वेरिएंट में हमारी माइक्रोफेजेस, अब जैसे माइक्रोफेज हो गया टिश्यू में, इसके अलावा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और आपका ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स और सेलुलर। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल वेरिएंट में सलाइवा होता है हमारे माउथ में, एसिड होता है स्टमक में और टीयर होता है उसमें आपके आइज में। इसके बाद साइटोकाइन बैरियर जो है
वो आपका इंटरफेरॉन। तो ये सब किसके टाइप है? इनेट इम्यूनिटी के टाइप हैं। अब सर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? आपको मालूम है कि हमारे शरीर में जब कोई इन्फेक्शन होता, सपोज ह्यूमन बॉडी है, आपका एक वायरस ने इन्फेक्शन दिया, तो पहली बार तो ये सिम्टम काज करेगा, ये सिम्टम काज करेगा, डिजीज काज करेगा। लेकिन जब ये पहले इनकाउंटर के समय ही बॉडी में जो आपकी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की हेल्प से इसकी मेमोरी खिंच जाती कि ये आपको इसके एंटीजन की, तो पहले से ही अब जब दूसरी बार इन्फेक्शन होगा तो इसकी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन चुकी होती है। इसे दूसरी बार जब इन्फेक्शन होता है तो बीमारी नहीं होती। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जिसे हमने एक्वायर्ड किया है। ये पहले से था नहीं, पहले इन्फेक्शन के बाद पहले इन्फेक्शन के बाद इसकी इम्यूनिटी, इसके लिए अगेन फर्दर इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी में रेशो, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसके लिए बी और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब के सब किसके टाइप थे? इनेट इम्यूनिटी के टाइप थे, एक्वायर्ड के टाइप नहीं है, नन। तो इसमें से कोई भी आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है। अब देखिए, आपको मालूम है कि जब आप प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम जो कि आपका एक प्रोटोजोवन है, याद रखिएगा, क्या ये प्रोटोजोवन है? ये यूनिसेलुलर है, ठीक, प्रोटोजोवन है, यूनिसेलुलर। ये मलेरिया काज करता है। सर एक होता है काजिंग एजेंट, एक होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट। ट्रांसमिटिंग एजेंट को बोलते हैं वेक्टर, ठीक, ट्रांसमिटिंग एजेंट को वेक्टर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वेक्टर। अब जैसे देखिए, आपके अगर हम वेक्टर की ही बात करें तो प्लाज्मोडियम की जिनकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है उसमें वेक्टर तो होता ही होता है। जैसे कि आपका मलेरिया, तो मलेरिया में जो आपका काजिंग एजेंट वो तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन जो आपका ट्रांसमिटिंग एजेंट वो फीमेल एनाफिलीज है। अब जैसे कि आपके देखिए एलिफेंटासिस में, इसमें फीमेल क्यूलिक्स है। डेंगू की अगर हम बात करें, डेंगू और चिकनगुनिया, इसमें फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अमीबियासिस में जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल कैरियर होता है, उसमें उसकी लाइफ साइकिल नहीं चलती जाती है। अब होता क्या कि जब मलेरिया की लाइफ साइकिल ह्यूमन की बात करेंगे तो इसमें ए सेक्सुअल साइकिल चलती है और दो जगह चलती है, एक आरबीसी में चलती है और एक आपके लीवर में चलती है। तो आरबीसी में जब ये साइकिल चलती है तो आरबीसी को रप्चर करके बाहर आता है, तो उस समय टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन निकलता है, और इसी हीमोजोइन की वजह से शरीर में जाड़ा देखिए बुखार आता है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। वेक्टर डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट। और टाइफाइड देखिए, जितने भी पैथोजन मेडिएट बीमारियां होती हैं, जो भी पैथोजन के द्वारा होती हैं बीमारियां, पैथोजन, वो सब की सब इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं जो पैथोजन के द्वारा होती हैं और किसी डिजीज पर्सन से किसी हेल्दी में ट्रांसफर हो सकती हैं। तो भाई ये टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, एक बैक्टीरियल बीमारी है, तो नॉन इन्फेक्शियस नहीं, इन्फेक्शियस होगा। अब कॉमन कोल्ड आपका राइनो वायरस से होता है, ये भी एक पैथोजन है, तो ये इन्फेक्शियस है। दैट इज थर्ड आंसर, यही गलत है। लिखा ऑल दो डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आर वेल एक्सप्लेन अबाउट इवोल्यूशन बट देयर आर सम। कहते हैं कि हर इंसान पूर्ण नहीं होता। डार्विन अपने समय में जितनी बातें कहे गए वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ख्याति काफ़ी बड़ी, लेकिन कुछ बातों को वो इग्नोर कर, क्योंकि उस समय जेनेटिक्स की उतनी प्रॉपरली स्टडी उसी टाइम पे चल रही थी। तो इन्होंने मेंडल के जो नियम इन्होंने बताए थे, मेंडल ने, ठीक है, मेंडलिज्म या हेरेडिटी और वेरिएशन जो भी था उस पर इनका ज़्यादा फोकस नहीं किया, इन्होंने उसको अवॉइड कर दिया कि हाँ हम सही हैं। ये मतलब उतना इन्होंने इन बातों को, मेंडल की कही गई बातों को, कि फैक्टर होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन फैक्टर जाता है, और जो जर्म प्लाज को इन्फ्लुएंस करता है वही फैक्टर के रूप में गैमीट के फॉर्म में फिर वो जाइगोट बनाता है, आने वाली पीढ़ी में जाता है। तो मेंडल की जो फैक्टर वाली बात थी और जो मेंडलिज्म की बातें थी उसे ये इग्नोर कर गए थे डार्विन, यही इनका ड्रॉबैक था। क्यों? इनका जो थ्योरी शुरू होती है डार्विन की, वो यहाँ से शुरू होती है कि एक बड़ा सा हैबिटेट है, इसमें एक वेरिएंट पॉपुलेशन ए है, ए की, एक बी की और एक सी की, डी की। इन्होंने कहा था कि एक पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। जो स्पीसीज नेचर को अडॉप्ट करती है, सर्वाइव करती है, ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करती है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है और एक समय के बाद उसकी कॉलोनी, उसकी संख्या ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो जब इनसे पूछा गया था ये जो ए बी सी डी आपको दिख रहे हैं वेरिएशन पॉपुलेशन, ये आए कहाँ से, मतलब ये सोर्स ऑफ वेरिएशन, काज ऑफ वेरिएशन नहीं बता पाए, ये एक्चुअल में वेरिएशन की वजह क्या है, और यही था एक्चुअल वेरिएशन क्या, कि जीन में चेंज, दैट इज मेंडल के टाइम पर फैक्टर। तो ये इस बात को इग्नोर कर गए थे, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर गए, ठीक है। हालांकि ये बात तो ये अपने समय में कही रहे थे डार्विन कि एक पॉपुलेशन में ढेर सारी वेरिएशंस होती हैं और जो वेरिएंट पॉपुलेशन नेचर को अडॉप्ट करता है, सर्वाइव करता है, वही जाके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बनता है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि नेचर में फर्स्ट टाइम ये वेरिएशन पॉपुलेशन आई कहाँ से, ये बता नहीं पाए थे। तो फर्स्ट आंसर। और डार्विन फिश पे स्टडी किया ही था और गैलापागोस आइलैंड पे गए थे स्टडी करने के लिए, फर्स्ट आंसर।
लिखा, देखिए आपको पता है कि जब आप कोई बुक पढ़ते हो किसी चीज़ के लिए तो उसका एक प्रॉपर कंटेंट होता है। जैसे कहते हैं मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, कैलकुलस का, इंटीग्रल का, अलजेब्रा का, ठीक है, और जैसे बायोस्टैटिक्स की किताब पढ़ ली, इवन आप एनसीईआरटी ही ले लो, 11th की एनसीईआरटी प्लांट किंगडम की एक बुक खरीद ली आपने, तो आप क्या पढ़ेंगे? प्लांट पढ़ेंगे। तो ऐसे ही IUCN नाम की एक संस्था थी, उन्होंने एक रेड डाटा बुक बनाया, ठीक, और इसमें इन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में हर स्पीसीज, हर जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर सर्वाइवल तो मिल नहीं रहा है, कुछ पे कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ थ्रेटेंड हैं, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो इस किताब को बनाने का उद्देश्य यही था कि पूरी दुनिया में जिन पर बायोडाइवर्सिटी का खतरा है, जिनको विलुप्त होने का खतरा, जो इंडेंजर्ड हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। तो इन्हें क्या कहा कि रेड बुक इज ए कंपाइलेशन ऑफ इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट है। बिल्कुल सही है। अब एक बताइए, हमने इस बुक के माध्यम से ये जान लिया कि भाई कौन विलुप्त होने वाला है, किस पे खतरा है। तो कैसे आप बताएंगे? बड़ा सा हैबिटेट है तो आप ये बताएंगे कि इनके कंजर्वेशन की स्टेटस क्या है, कितनी संख्या बची है, फिर इनका लोकेशन क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ये अपने इस हैबिटेट में किन खतरों को, किन परेशानियों को फेस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ के एबायोटिक कंडीशन जो है, सूखा पानी इन्हें प्रॉपरली ना मिल रहा हो, या यहाँ के जो बायोटिक कंपोनेंट है उनकी वजह से इनको दिक्कत हो, तो हमें ये इस बुक के माध्यम से ये मालूम चल जाता है कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये किस तरह खतरों को फेस कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह जो भी है इसी बुक के माध्यम से मालूम चलता है। ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, फोर्थ आंसर। अब लिखा टर्म साल्टेशन। आपको मालूम था कि डार्विन के बाद एक साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी इवोल्यूशन के लिए, ठीक। तो इन्होंने डार्विन के बाद आए, इन्होंने कहा कि नेचर में एक सडन चेंज होता है। जैसे मान लीजिए ABC पॉपुलेशन है, ABC, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक डी पॉपुलेशन आ जाती है, और ये सडन होता है। और एक बड़ा डिफरेंस क्यों? डार्विन ने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल जो आपका जेनेटिक रिकम्स होता है वो ग्रेजुअल होता है, एक डायरेक्शन में होता है, धीरे धीरे स्लो होता है, डायरेक्शनल होता है। और इन्होंने कहा कि ये डायरेक्शन लेस होता है, ठीक, इन्होंने डायरेक्शन बताया, और रैंडम होता है, ठीक, और लार्ज डिफरेंस आता है एकाएक, याद रखिएगा, ये इनका कहा हुआ था कि लार्ज डिफरेंस आता है। तो ठीक, तो इन्होंने कौन सी दी? म्यूटेशन। और इन्होंने जिस पौधे पे काम किया था वो था इवनिंग प्रिमो ओनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है, तो इसको इवनिंग प्रिमो बोलते हैं। और इन्होंने एक टर्म दिया साल्टेशन, इन्होंने कहा कि एक ही स्टेप में चेंज होगा, ठीक है, सिंगल स्टेप में, और बड़ा वेरिएशन दिखा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही बार में बड़ा चेंज होगा। पूरी ABC से जो D बनेगी वो C के लगभग नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएंट पावर दिखाई पड़ेगी। तो क्या होगा? स्पेसिएशन। अब बताइए, अब ध्यान से देखिए, म्यूटेशन हुआ, ABCD बन गई। अब यहाँ से डार्विन अपनी थ्योरी शुरू करते हैं कि एक दिए गए हैबिटेट में ABCD ढेर सारी पॉपुलेशन वेरिएशन होती है, जो नेचर को अडाप्ट करती है, सर्वाइव करती है, वो नई स्पीसीज बन जाती है। तो एक्चुअल में जो ह्यूगो डिवरीज है वो कहीं ना कहीं डार्विन की उस कमी को लेकर के चले कि हाँ भाई म्यूटेशन होता है, जो जीन में चेंज करता है, वेरिएशन लाता है। लेकिन जितने म्यूटेंट पॉपुलेशन बनती है सबका नेचुरल सिलेक्शन होगा, सब इवॉल्व करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बात को समझिए। लेकिन ये बात ये बता गए ह्यूगो डिविज कि हाँ भाई म्यूटेशन की वजह से एकाएक वेरिएशन आता है, और जो वेरिएशन होगा फिर जो अपने आप को सर्वाइव करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये था किस लिए? ये स्पेसिएशन के लिए ही था साल्टेशन का टर्म, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की एक। अब मान लीजिए डी वाला नया पॉपुलेशन बन गया, और डी वाले में कुछ कैरेक्टर कुछ ऐसे थे जिसने इस नेचर के अकॉर्डिंग इसने अडॉप्ट कर लिया, तो डी वाला इवॉल्व कर जाएगा। तो एक तरह से स्पेसिएशन के लिए था, जाति निर्माण के लिए, नई स्पीसीज बनने। क्यों? जब तक वेरिएशन नहीं होगा तो नई स्पीसीज आएगी कहां से? फर्स्ट आंसर। अब लिखा बाइवेलेंट। आपको मालूम था कि सपोज दैट ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है ऐसे, ठीक, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये देखिए एक और एक, ये बाइवेलेंट बन गया, और इसी को आप टेट्राड बोलते हो। तो ये मियोसिस 1 के जाइगोटिन या पैकेटिन भी आप कैसे बनता है, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है वो आपके एनाफेज 2 में होता है, याद रखिएगा, एनाफेज। और लेकिन सर एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों अलग होके अपने अपने पोल पे चले जाएंगे, एनाफेज 1। और फिर एनाफेज 2 में ये आपका स्प्लिट करेगा, ये अलग ये अलग, और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस ये एनाफेज 1 में होगा। तो ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर। लिखा इलिसा इज बेस्ड। इलिसा एक प्रकार का टेक्निक है, जो आपके शरीर में कोई वायरस वगैरह आया, ठीक है, तो वो एक तरह से एंटीजन की तरह काम करेगा, हमारी शरीर में उसकी एंटीबॉडी बनेगी। तो इसके एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर ये किट काम करता है, और ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों हो सकता है भाई, ये एंटीजन याद रखिएगा। इलिसा, इससे HIV का टेस्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर, फिर इन दी ब्लैंक्स में यही भरा जाएगा। लिखा इफ वी एक्सेप्ट, ये कहा गया कि भाई दुनिया इतनी बड़ी है
और वैज्ञानिक हर जगह दुनिया के हर हैबिटेट में जा करके नई नई स्पीसीज खोज नहीं सकते। तो पहले ये कहा गया कि लगभग 15 मिलियन के आसपास बायोडाइवर्सिटी है। फिर एक संस्था IUCN ने बताया कि नहीं सर, 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट में, उन्होंने एक एस्टिमेट लगा कि नहीं 7 मिलियन स्पीसीज है। ठीक, तो ये अलग अलग इन्होंने डेटा बताया कि भाई इतनी इतनी बायोडाइवर्सिटी दुनिया की हो सकती है। तो इन्हीं रॉबर्ट में के बताए गए अनुसार कि दुनिया में जितनी स्पीसीज ये 7 मिलियन बता रहे हैं, उसका लगभग 22% ही अब तक केवल डिस्कवर किया जा चुका है। क्योंकि ये तो सिर्फ हमने अनुमान लगाया है, 1.5 मिलियन भी केवल एक अनुमान है कि हाँ इतने होंगे, लेकिन एक्चुअल में हम कहाँ इतना ढूंढ पाए हैं, बात को समझिए। तो कहा गया जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका केवल 22% ही अब तक खोजा चुका। तो पहला सेंटेंस गलत है। अब बताइए, जब कोई बात कही जाती है तो उसके कुछ प्रमाण होते हैं। आपको ये बताया गया था कि अगर हम इस अर्थ के ग्लोब को देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन मिल रहा है सरफेस एरिया के हिसाब से, तो ये वाला इलाका तो भाई ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक हो गया, और यहाँ से फिर टेम्परेट और फूल। तो ये कहा गया कि जहाँ मोर प्रोडक्टिविटी जो होती है ट्रॉपिक्स में ही होती है। तो हम कैसे मान लें? तो एक जगह है इक्वाडोर, यहाँ कहा गया कि भाई 10 टाइम्स मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होते हैं उसी समान एरिया की। इन्हें कहते हैं, अगर हम टेम्परेट का एक कोई बड़ा सा हैबिटेट लें, बड़ा सा, और उतना ही बड़ा हैबिटेट हम ले लें ट्रॉपिकल का, तो हम देखेंगे यहाँ 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट होते हैं। ये वेस्कुलर प्लांट टेडो जिम्नो एनजीओ हो सकते हैं। तो ये डेटा से ये मालूम चल गया कि भाई ट्रॉपिकल की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू टेम्परेट। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। दैट इज। और वैसे भी आपने बर्ड वाले स्पीसीज से देखा था, ग्रीनलैंड की डिग्री जो थी कितनी थी, 71 थी। तो वहाँ पर कितनी, 56 स्पीसी, और न्यूयॉर्क की 41 थी, तो वहाँ 105 स्पीसी थी। मतलब जिनकी जो कोऑर्डिनेट में जितना दूर होते जाएंगे वहाँ डाइवर्सिटी घटती जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट 1300 था, कोलंबिया और ट्रॉपिक के पास 1400 था, भारत में 1200 है। तो जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीसीज घटेगी। ठीक, तो ये तो इस डेटा से मालूम चल गया। तो पहला गलत और सही है, थर्ड आंसर। लिखा कि आपको मालूम है कि सपोज एक जायगोट है, जायगोट से मान लीजिए एम्ब्रियो बन गया, और इसमें सीड है। मान लीजिए सीड की बात करें तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो नीचे आपका रूट बढ़ेगा, ऊपर शूट बढ़ेगा। तो जो ये ग्रोथ होती है इसके लिए मस्ट है कि भाई सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन। इसीलिए सेल डिवीजन करने वाले साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो होता है मेनली जो, तो ये इसको प्रमोट करता है, रूट ग्रोथ को। और जो आपका साइटोकाइनिन ये शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस के बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिव शूट ग्रोथ ये करेगा। अब देखिए, आपको मालूम था कि ऑक्सिन जो है वो एपिकल पार्ट पे बनता है, तो ये बहुत तेजी से ऑक्सिन यहाँ बनता है, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ पौधे को लंबाई में बढ़ाता है। तो लेटरल वाली ग्रोथ जो होती है वो सप्रेस रह जाती है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। जैसे आपने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी में ये एक्सप्रेस हुआ, ये नहीं, इसी को आप बोलते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में ये येलो बना, तो कैपिटल वाई एल वाई पे डोमिनेंट है। मतलब एक दूसरे पे, एक की वजह से दूसरा एक्सप्रेस ना हो पाए, तो ये तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। तो साइड वाली ग्रोथ जो होती है सप्रेस कर जाती है, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। याद रखिएगा, टर्म ही जेनेटिक से ही आया है, एपिकल डोमिनेंस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को डीकैपिटेट कर देंगे, तो ऑक्सिन यहाँ पे रहेगा नहीं, तो लेटरल ग्रोथ बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो अगर हम साइटोकाइन का छिड़काव करेंगे तो लेटरल ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी, इसी को बोलते हैं ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ठीक, और आपको मालूम है कि जो पत्तियां सेनेसेंस में जाती हैं, ठीक, सेनेसेंस में जा रही होती हैं, तो उनको सेनेसेंस से डिले करने के लिए जो यंग पत्तियां होती हैं और जगहों से न्यूट्रिएंट मूव करता है इनमें, तो इससे क्या होता है, डिले इन लीफ, क्या चीज़, लीफ सेनेसेंस, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो ये प्रमोट करता है, ना कि इनहिबिट करता है, याद रखिएगा, प्रमोट करता है। तो ये गलत है भाई, फोर्थ आंसर। आपको बताया गया था कि जब हम इन सीटू और एक्स सीटू की बात करते हैं, इन सीटू एक्स सीटू से कुछ एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं। पहला इन सीटू दिया गया क्या चीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनकी संख्या कितनी बताई गई, 90, इनकी 14 बताई गई है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कितनी बताई गई है, 448 बताई गई है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो XC2 होता है, ये 448 भी गलत है भाई। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 448 है। नेशनल पार्क 90 सही है, लेकिन ये तो इन सीटू है, ये भी गलत।
ये सही है। और सीड बैंक, पॉलन बैंक गैमीट, ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होते हैं भाई, ए और डी। ठीक है, क्यों क्रायो, क्योंकि इन्हें बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसी को क्रायो बोलते हैं। और ये एक C2 है, तो ए और डी सही है। ठीक है, ए और डी, फोर्थ आंसर। अब देखिए नॉवेल्टी इन व्हील इनसाइड डार्विन, डार्विन ने ये कहा था कि दैट वेरिएशन विच आर हेरिटेबल। देखो इन्होंने हेरिटेबल बताया था कि जो एक से दूसरे में जाएगा, लेकिन ये उस बात को इग्नोर कर गए थे कि कौन है जो इनहेरिट कर रहा है, उस फैक्टर को, जो मेंडल की बात थी उसको इग्नोर कर गए थे ये। एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू एडाप्टेड टू हैबिटेट बेटर विल इनेबल दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। मतलब जो अपने नेचर के सर्वाइवल वाले कंडीशन में अपने को अडाप्ट करेगा, वही अपनी नई कॉलोनी बनाएगा, नई प्रोजेनी बनाएगा, वही जा करके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बनेगा। ये तो ठीक है। लैमार्क साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जिराफ का उदाहरण दिया था कि जो लैमार्क जो थे, इनकी थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगी, और जिन अंगों का कम उपयोग करेंगे वो कम डेवलप होंगी। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि अगर हम कई जनरेशन तक पूछ काट करके चूहे की पूछ काटती जाएं तो क्या होगा, कि अगली जनरेशन बिना कटी हुई पूछ का तो आएगा नहीं, क्यों? तो फिर इनसे एक साइंटिस्ट पूछा गया कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो आपके इनहेरिट नहीं होते सारे के सारे। तो फिर एक साइंटिस्ट थे अगस्ट वीजमैन, उन्होंने बताया कि जर्म प्लांट टोमेटो प्लांट कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर जर्म प्लांट को इन्फ्लुएंस करता है वो आने वाली पीढ़ी में जाता है, वही आगे चल के नया कैरेक्टर बनता है। तो इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? जिराफ का, याद रखिएगा। ठीक, तो इन्होंने कहा कि चूहे की पूंछ आपने काटी, मान लीजिए जिन अंगों का ज्यादा बिना कटी हुई पूंछ का, या कुत्ते की पूंछ आप काट दें किसी के भी, तो अगली जनरेशन में देखिए जो चूहा कुत्ता या पैदा होंगे वो पूंछ के साथ ही पैदा होंगे, बिना पूंछ के नहीं पैदा होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोमेटिक वाले प्लाज को डिस्टर्ब किया था, और जब कोई कैरेक्टर जर्म प्लाज को गैमीट वाले सेल को इन्फ्लुएंस करता है तो वो इनहेरिट होता है। इसका मतलब सारे कैरेक्टर जो आते हैं वो सब के सब इनहेरिट होंगे, कोई जरूरी नहीं। तो ये जिराफ का उदाहरण इन्होंने दिया था। तो इसी बात को डार्विन ने समझाया कि एक बड़े से हैबिटेट में ए, बी और सी कई प्रकार के जिराफ थे, कुछ लंबी गर्दन वाले, कुछ छोटी गर्दन वाले। एकाएक जो वेजिटेशन थी नीचे वाली वेजिटेशन खत्म हो गई, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाले पत्तों पर मतलब खाने पीने के जो पत्ते थे वो ऊपर वाली थी। तो जो छोटी गर्दन वाले थे धीरे धीरे उनकी संख्या घटने लगी, और बड़ी गर्दन वालों ने अपनी गर्दन को और धीरे डेवलप किया, तो धीरे धीरे देखिए लंबी गर्दन वाले इवॉल्व करते गए और छोटी गर्दन खत्म हो गए। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह समझाया, इन्होंने इस तरह समझाया था। तो ये गलत है भाई, पहला सही है दूसरा गलत है, दैट इज सेकंड आंसर, पहला सही दूसरा गलत है। अब ये कहा गया कि जो हमारा अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक आया, और ये कहा गया कि अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स बैक आपके लाइफ आई। इसका मतलब अगर हम इसको 500 इसको घटा दें 0.5 से, तो ये कहा जाएगा कि 4 बिलियन ईयर्स बैक आपका लाइफ दुनिया में आया है भाई, लाइफ की ओरिजिन हुई। तो ये तो सही लिखा है कि लाइफ अपीयर्ड 500 ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4, बिल्कुल सही है। और लुइस पास्चर ने ये कहा था कि जो लाइफ है वो कहाँ से, केवल लिविंग से ही आ सकती है। इनका था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा। तो गलत है भाई, पहला सही है दूसरा गलत है। तो पहला सेंटेंस सही है दूसरा गलत है। इन्होंने कहा था कि, और इन्होंने ही फाइनली डिस्प्रूव कर दिया किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस को। पहला सही है दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। अब लिखा है फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंडोस्पर्म। कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट से जब फ्यूज करता है तो आपका PEN और उसके बाद यही PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म आपका सेल बन जाता है, और आगे चल के यही मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन जो ये डेवलपमेंट है ये फास्ट होता है किससे, जायगोट से। जायगोट के एम्ब्रियो बनने से ये प्रोसेस फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब बताइए जिसके पास कुछ होगा वही किसी को कुछ दे पाता है, इसीलिए एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होती है। ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है इसके पास। भाई हमारे पास जब खाने खुद नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या खिलाएंगे? जाहिर सी बात है इनका डेवलपमेंट ये वाला फास्ट होता है, जबकि बुक में लिखा है कि ये प्रोसीड करता पहले हो जाता है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो जाइगोट को इस बदलने के लिए, तो इसके पास न्यूट्रिशन होता है। और ये दोनों बनेगा, चाहे एंडोस्पर्मिक सीड हो चाहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो। कमाल की बात यह है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने तक पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा तो सीड क्या हो जाएगी, नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर कुछ बचा रह जाएगा एंडोस्पर्म का पार्ट तो बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और ये किसका प्रोडक्ट है? डबल फर्टिलाइजेशन का।
दैट इज फोर्थ आंसर। जबकि जिम्नोस्पर्म में जो होता है आपकी जो मेगास्पोर जो कि आर्चिगोनिया बनाती है, वही मेगास्पोर जो होती है वो एंडोस्पर्म बनाती है, और एक प्रकार से ये गैमेटोफाइट है, प्री फर्टिलाइजेशन है, और यहाँ स्पोरोफाइट है। दैट इज फोर्थ आंसर। लिखा फॉलोइंग स्टडी इनकरेक्ट अबाउट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको मालूम था कि जब आप इको आर फर्स्ट की बात करते थे तो जो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAA-TTC CTT-AAG, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो आप ध्यान से देखिए कैसा सेगमेंट बना था, AATTC और C, और यहाँ रहा CTT-AA। आप देखिए ये कैसा बना, ये बना ब्लंट एंड, तो इसको बोलते हैं, ये बना आपका स्टिकी एंड, तो ये ब्लंट एंड नहीं है भाई, गलत है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और भी होते हैं जो स्टिकी के अलावा ब्लंट एंड भी देते हैं, तो ये सही है। और लिखा है एग्रोज कैसा था नेचुरल पॉलीमर, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ था, ये मैट्रिक्स था, काहे के लिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट में ये इस्तेमाल, जिसको क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन टेक्नोलॉजी, दैट इको आर फर्स्ट प्रोड्यूस ब्लंट इन, ये गलत है भाई, तो क्या आ गया आंसर फर्स्ट। आपको बताया गया था कि सपोज दैट एक बड़ा सा जीनोमिक डीएनए है, और ये बताया गया कि ये हमारा वेक्टर मान लीजिए प्लाज्मिड है। मैं कह रहा हूं मुझे यहाँ से अपना डिजायर डीएनए, मेरा डिजायर डीएनए मान लीजिए यहीं पर है ऐसे, ठीक, और मुझे इतना बड़ा टुकड़ा ये है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक कोई आरी लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेट अस सपोज हिंड सेकेंड, तो मैं इसको कट करूंगा, तो जाहिर सी बात है इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ही इतना बड़ा रहेगा। अब मैंने इस पार्ट को यहाँ से कट कर लिया, ये हमारा डीएनए इतना बड़ा कट हो गया मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैंने किसी दूसरी आरी, दैट इज मान लीजिए BAMH1 से इसको कट किया, तो मैं देखूंगा कि वो टुकड़ा इतना बड़ा कटा, ठीक, जाहिर सी बात है। अब देखिए ध्यान से, तो ये टुकड़ा कट करके अब क्या बना, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर गैप जो है वो इतना बड़ा है, तो ये इस पे फिट नहीं बैठेगा, ये छोटा रह जाएगा ऐसे, इस चीज को समझिए, समझ गए आप लोग, क्या समझे। मैं कह रहा हूं आपने इसको कट किया हिंड सेकेंड से, जो आपका एलियन डीएनए हमारा डिजायर डीएनए है। अब इसको केवल कट तो करेंगे नहीं, इसको अपने वेक्टर पे लाइगेट करेंगे, तो अगर दूसरे आरी से आपने इस वेक्टर वाले को कट कर दिया, मान लीजिए प्लाज्मिड है, तो आप देखिए ये गैप रह जाएगा, तो ये पूरा फिट नहीं बैठेगा। और मान लीजिए आपने बड़ा कट कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए, तो ये इसको तब भी फिट नहीं बैठेगा। तो इस समस्या का हल ये है कि जिस आरी से आपने इसको कट किया, आपने डिजायर डीएनए को किसी सोर्स डीएनए से, उसी आरी से आप इस अपने वेक्टर को भी कट करेंगे, ताकि उतना ही बड़ा टुकड़ा यहाँ बने जो कि इसमें फिट बैठे। इसका मतलब आपकी किताब में लिखा है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। तो हिंड सेकेंड होगा। हालांकि ऑप्शन कुछ और भी ले सकते थे, हम BAMH1 फर्स्ट ले सकते थे, हम सेल1 फर्स्ट ले सकते, याद रखिएगा। टुकड़े दोनों के बराबर होने चाहिए, फर्स्ट आंसर। लिखा इको आर फर्स्ट, आपको पता है कि इकोलाई RY13 से निकलता है। अब देखिए पहला वाला लेटर जीनस, दूसरा स्पीसीज, तीसरा स्ट्रेन, और चौथा होता है उस ऑर्डर में जिससे निकला था, इको RY13, सेकेंड आंसर। लिखा कि फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको आर फर्स्ट, कुछ नहीं, अभी आपने देखा कि ये स्टिकी एंड बनाता है, वैलेंट एंड नहीं बनाता, और एक प्रकार के पैंड्रोम पे सीक्वेंस पे कट करता है। क्यों, अभी आपने देखा GAATTC और यहाँ पे TTTAAG, ये आपका रिकॉर्डिंग सीक्वेंस था, और ये कहाँ कट करता है, G और A के बीच कट करता है, ये भी ठीक है। लेकिन सर जी ये तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये एक्सोन है ही नहीं। B, C और D, क्या आंसर आ गया, फोर्थ आंसर, B, C और D, फोर्थ आंसर। आपको पता था कि यही वो संस्था थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसने ये बताया कि सेल हो जाए, मॉलिक्यूलर एनालॉग हो जाए, कुछ एंजाइम हो जाए, जिनके इस्तेमाल करके हम अपने हेल्थकेयर के लिए इस्तेमाल कर सके, डिफिनीशन दी गई है। यही वो संस्था जिसने बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन दिया था, सेकेंड आंसर। लिखा विद फॉलोइंग। अब देखिए मैं कह रहा हूँ GFR को बढ़ाने के लिए आपका ये रहा बोमन्स कैप्सूल, और ये आपकी एफरेंट आ रही है, आगे चल के ये टफ कैपिलरी ऐसे बन जाएगी, ठीक ऐसे, और यहाँ से एफरेंट निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ जितना प्रेशर इसमें बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो इसी प्रेशर से फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो भाई साहब जीएफआर बढ़ेगा। इसका मतलब जीएफआर को बढ़ाना है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। एक तरीका ये, आपको पता है कि जब एरिया किसी ल्यूमेन का घटाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। इसका मतलब सर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने वाले केमिकल्स है या हार्मोन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और वैसो डायलेटर ब्लड प्रेशर घटाएंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले जीएफआर बढ़ाएंगे और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होंगे ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और वैसो प्रेशर घटाएंगे। आपको मालूम है एल्डोस्टेरोन एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है और एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब सर रेनिन तो ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन आपको मालूम हो कि रास सिस्टम में जो रेनिन है वो यही रेनिन ही आपकी एंजियो टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और उसी को फर्दर सेकेंड में चेंज करता है और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करके इसे निकालता है। तो मैं कह रहा हूँ ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके, जीएफआर के बढ़ाने के लिए। वैसे भी रास मैकेनिज्म जो था वो जीएफआर तो बढ़ाता ही था और उस रास का एक पार्ट रेनिन भी है और एक एल्डोस्टेरोन भी है और एंजियोटेंसिन भी है। अगर क्वेश्चन में एंजियोटेंसिन होता तो वो भी जीएफआर बढ़ाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ये इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है और ये दोनों डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं। दैट इज फोर्थ आंसर। आपसे कहा गया था कि जब हम पेनक्रियाज की बात करते हैं, पूरे पेनक्रियाज की, तो कुछ जगहों पे हमें कुछ ऐसे पैचेस दिखाई पड़ते हैं जिनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। और ये पूरे आपके उसके पूरे पेनक्रियाज टिश्यू केवल 1 to 2% ही होते हैं, ठीक। बाकी का पार्ट आपका एक्सोक्राइन होता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 to 2 मिलियन और 1 to 2%। तो कहते हैं कि देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगर इन नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पेन टिश्यू। बिल्कुल सही है। मतलब पूरे पेनक्रियाज की वजह से मेनली तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही, लेकिन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो है वो आपकी यहीं से निकलती है। इससे अल्फा सेल, बीटा सेल और कौन सी सेल, गामा सेल्स होती हैं, ठीक। इससे आपका अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और सोमाटोस्टेटिन। तो 1 to 2 में 1 to 2%। अब देखिए आपको मालूम, अगर हम इधर सारी की सारी फैमिली लिखी है और उसका ऑर्डर क्या, क्योंकि जब आपने पढ़ा था कि सबसे पहले स्पीसीज आएगा, जीनस के बाद क्या आएगी? फैमिली आएगी और फैमिली के बाद ऑर्डर और ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, ठीक। तो इसका मतलब कई सारी जो फैमिली होंगी वो किसी ऑर्डर के अंदर में होंगी। आपको तो फेडी कैडी ये आपकी टाइगर, चीता, तेंदुआ, बिल्ली की फैमिली हो, किसमें ऑर्डर है? कार्निवोरा। ये कुत्ते की, ये भी कार्निवोरा। सोएनेसी और कन्वोलेसी दो फैमिली जो कि ऑर्डर पॉनिवोलियंस में है, और होमिडी जो है प्राइमेटा, जैसे मंकी, एप, मैन आते। तो चारों सही है, ए बी सी डी, दैट इज ऑल थर्ड आंसर। लिखा फॉलोइंग आर्ट। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को जब निकालना होता है तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें 4 में 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो किसी एक कैरेक्टर या एक फीचर या एक बिहेवियर को लेके चलते हैं, मतलब उनका व्यवहार, उनका कैरेक्टर या उनकी संरचनाएं समान होंगी, लेकिन चौथा वाला इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन अलग होगा। देख लेते सर। इम्ब्रिकेट एक प्रकार का मुझे क्या दिख रहा है सर? एस्टिवेशन। इसमें मुझे भी, ये भी मुझे एस्टिवेशन। ट्विस्टेड भी मुझे क्या दिख रहा है सर? एस्टिवेशन। लेकिन जो पेराइटल है ये तो सर प्लेसेंटेशन है। इसका ये तीनों सेम होगा, ये अलग होगा, यही है ऑड हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी ये चारों में कैसे हम रिलेट करें, कैसे अनरिलेट करें एक दूसरे को। तो मुझे दिख गया कि भाई ये प्लेसेंटेशन है। अब देखिए आपको बताया गया था कि जब आप परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे, परमानेंट टिश्यू, तो एक थे आपकी सिंपल और एक थी कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन सी? पैनकाइमा, कोनकाइमा, स्केनकाइमा। पैनकाइमा, कोनकाइमा लिविंग, स्केनकाइमा नॉन लिविंग। और अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें, जाइलम, फ्लोएम, तो कुछ कंपोनेंट लिविंग, कुछ नॉन लिविंग। इसका मतलब जितने परमानेंट टिश्यू हैं सबके सब लिविंग नहीं है और जितने परमानेंट टिश्यू सबके सब नॉन लिविंग भी नहीं है। सर तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। ये सेंटेंस इस बात पे था कि आपको पता है कि जो पैनकाइमा, कोनकाइमा, स्किनकाइमा, उनका क्या नेचर है? पैनकाइमा, कोनकाइमा लिविंग है, स्किनकाइमा नॉन लिविंग है। और हम जाइलम, फ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात करें तो कुछ लिविंग, कुछ नॉन लिविंग। तो इसका मतलब सारे के सारे परमानेंट टिश्यू लिविंग नहीं है, सारे के सारे नॉन लिविंग नहीं है। पहला आंसर। लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपको जमाने से पढ़ाया गया कि भाई जी मियोसिस 1 जो है वो टाइम ड्यूरेशन में मियोसिस 2 से ज़्यादा होता है, नो डाउट। और इस मियोसिस 1 में प्रोफेज सबसे लंबा होता है।
प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा। वैसे भी जब आप पढ़ते हो PTMA, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, तो प्रोफेज तो वैसे भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 में कंपेयर करेंगे तो भी प्रोफेज 1 ही ज़्यादा आएगा, याद रखिएगा। और प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन में होता है, इससे मेटाफेज 1 से तो दिख ही रहा है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेज 1 इज मोर देन मेटाफेज 1 और टाइम ड्यूरेशन ऑफ मियोसिस 2 इज लेस देन मियोसिस 1। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस 2 है नॉर्मल माइटोसिस की तरह है। तो दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। ये आपकी बुक में लाइन नहीं मिलेगा, आपको अंडरस्टूड करना। जब आप पढ़ते हो प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टाइम ड्यूरेशन, तो प्रोफेज तो सभी से आगे आता ही आता है, पहला सही है, ठीक। लेकिन दूसरा वाला इसलिए क्योंकि मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 सबसे लंबा है और आपकी बुक में लिखा कि टिपिकली लॉन्गर है देन अदर, ठीक है भाई, दोनों सेंटेंस सही है। लिखा माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सर ये तो आप जमाने से पढ़ते हैं, माइटोटिक स्पिंडल जो फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन और आपकी मायोग्लोबिन तो आपको पता है ये मसल्स में स्टोर करने वाली आपकी कॉर्डिनरी प्रोटीन है। एक्टिन जो है कॉन्ट्रैक्शन की प्रोटीन है और एक्टोमायोसिन तो आप जन्मे कर रहे हैं, ये भी मसल प्रोटीन है। अब देखिए आपको मालूम था एक होते हैं C3 प्लांट, एक होता है C4 प्लांट, इनमें अलग अलग साइकिल चलती है। इसमें साइकिल चलती है उसको बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल। इसमें क्या होता है, मीजोफिल में पहले सबसे पहले पीईपी CO2 से जुड़ेगा, किस एंजाइम की मदद से, पेप्केज, और क्या बनेगा OAA। तो ये OAA क्या है, C4 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये तो सही है। और आपको मालूम था केल्विन साइकिल की कि जब RUBP CO2 से जुड़ा था तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बने थे, कौन से एंजाइम की हेल्प से, रूबिस्को, ठीक, केल्विन साइकिल में। तो ये PGA क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल, या C3 प्लांट कह सकते हैं। और C4 प्लांट में दो प्रकार के जो आपके मीजोफिल पाए थे उनमें क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, इसी को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो सर C4 प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर मोनोकार्ड होते हैं, उसमें सोरगम दिया, शुगर केन और मेज है, तो ये C4 है ना कि C3। दैट इज फर्स्ट आंसर, यही गलत है। लिखा सैयद दावाड, अभी मैंने बताया कि जब इस तरह क्वेश्चन आए सैयद दावाड, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसका सिर्फ अप्रोच होता है कि आपको लगाना कैसा। आप देखिए आपको जब कॉन्ट्रासेप्टिव बताया गया था तो उसके 6 प्रकार बताए गए थे। सबसे पहले नेचुरल ट्रेडिशनल, दूसरा बैरियर, तीसरा IUD, उसके बाद पिल्स, इम्प्लांट, स्टेरिलाइजेशन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तीनों तो IUD की श्रेणी में आते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जी ये तो पिल्स के ऑर्डर में आते हैं। इन दोनों की जो कैटेगरी है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव की वो अलग हो गई, उसमें भी ये कॉपर रिलीजिंग IUD है, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUD। मान लीजिए यहाँ कॉपर 7 की जगह पे LNG20 लिखा होता और यहाँ पे लिपेज लूप लिखा होता तो भी आंसर सहेली ही होता, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर मैं तीनों को बदल देता, नॉन मेडिकेटेड मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग, मैं यहाँ प्रोस्टासाइड लिख देता और एक जगह लिपेज लूप है तो भी आंसर सहेली ही होता। क्यों? क्योंकि तब हम IUD वाले अप्रोच से चलते कि भाई सबके सब IUD हैं, ये आपकी पिल्स है, फोर्थ आंसर। लिखा सही था डोमिनेंट। आपको बताया गया था कि जब आप मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हो जो कि किसी जीन के अल्ट्रेशन की वजह से होती है, वो डोमिनेंट भी हो सकती है सर, पहली बात, और वो रिसेसिव भी हो सकती है। और डोमिनेंट रिसेसिव में भी कौन सी, सेक्स लिंक्ड भी हो सकती है सर, और ऑटोसोमल भी हो सकती है। तो आपसे केवल क्वेश्चन डोमिनेंट पूछा गया ना कि ऑटोसोमल या सेक्स लिंक। तो डोमिनेंट माइटोन डिस्ट्रॉफी तो आपने पढ़ा ही था, ये एक प्रकार का ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक। हीमोफीलिया सेक्स लिंक रेसिसिव ये नहीं होगा सर। थैलेसीमिया ये दोनों ऑटोसोमल रेसिसिव ये भी नहीं होगा, ओनली ए, दैट इज सेकंड आंसर। लिखा लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन। आपको पता था 2 जीन अगर बहुत पास पास हैं और ये अगर लिंकेज शो कर रही हैं, लिंक्ड हैं, लिंकेज हैं, तो इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, दैट इज थर्ड आंसर। और इसी वजह से आपने देखा था 9331 में ये जो आपका रिकम्बिनेंट की नॉन पेरेंटल कॉम्पिटिशन था ये डेविएट कर गया था, मोर पेरेंटल करेक्टर आए थे और नॉन पेरेंटल की संख्या कम थी किसमें, ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट के दौरान। तभी आपके मोरगान को ख्याल आया कि जीन का अब तक बिहेवियर जो हम जानते थे वो नहीं, कुछ और भी बिहेवियर है जीन का जो उसके बारे में हम तक नहीं जानते थे। और इसी एसोसिएशन को उन्होंने बताया क्या, लिंकेज बताया कि ज़्यादा पेरेंटल करेक्टर मेंडल के कंपेयर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उससे ज़्यादा आ रहा है लिंकेज। अब देखिए आपको पता था कि जेनेटिक कोड की जब आप बात करते हैं तो mRNA के लिए करते हैं कि mRNA में पाए जाने वाले कोडान, तो भाई थाइमिन तो इसमें कहीं पिक्चर में आएगा ही नहीं। और जब आप इसकी बात कर, भले ही ट्रिपलेट होता है लेकिन एडेनिन, ग्वानिन
और आपके साइटोसिन और यूरेसिल से ही मिलके बनते हैं कोडान। कहीं AGC होता है, इन्हीं 4 कोडान से आता है, एडेनिन गुआनिन, साइटोसिन यूरेसिल, साइटोसिन गुआनिन। यह गलती मत करिएगा, ये गलती मत करिए कि कोडान ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन वो उसका कॉम्बिनेशन है। जो कोडान होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन गुआनिन, साइटोसिन यूरेसिल या थायमिन पिक्चर में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, सेशन खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले नए सेशन में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।